अगर आप ये मानते हो कि मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी संविधान के हिसाब से जायज है तो हमारे कुछ क्रॉस क्वेश्चन है। लोग जानते हैं हिमाचल के ठाकुर साहब जब बोलते गोली मारो सालों को, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हो? ये आतंकवादी, ए पाकिस्तानी, ए कटुए, ए मुल्ले, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। ये तो सरेआम मुसलमानों को चेतावनी देना, घरों से निकलो, आओ पाड़ लो, क्या पाड़ोगे? आप कब्रों से निकाल करके मुर्दों से बलात्कार करने की बात करते हो और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। के बाहर खड़े होकर बोलते तेरी माँ की, तेरी बहन की, और वो अरे सस्पेंड करने से क्या होता है? गिरफ्तार करते, बंद करते, जेल में लेते। इसलिए लिया क्योंकि मुफ्ती साहब के सर के ऊपर एक मुसलमान टोपी है, उनकी दाढ़ी है और उनकी मूंछ नहीं है। मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी जायज है तो टी राजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठाकुर साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठाकुर जो है, प्रज्ञा ठाकुर जो बोलते कि छुरियां तेज करके घर में रखो, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? संसद के अंदर बडूडी साहब इतना बड़ा बयान दे देते हैं कि पाकिस्तानी या मुल्ले कटवे, उनको संसद से नहीं निकाला जाता, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महामंडेश्वर बोलता है कि मैंने इतने सारे मुसलमानों को मारा है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? सुरेश चढ़ांकड़े जैसे लोग जो मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर एक सूअर की शक्ल लगा देते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे, कुत्ता कहना बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अगर जो लोग ये मानते हैं तो क्या आप एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर शक्ल लगा सकते हैं? कहना होता है कि अगर हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, उसके सिवा हमारी गर्दन उड़ा दम तब भी नहीं डरते। सरदार जी देश के संविधान के साथ खड़े हैं, सरदार जी तिरंगे झंडे के साथ खड़े हैं, सरदार जी भाईचारे के साथ खड़े हैं। सरदार जी उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े जिसको संघी विचारधारा कहते हैं, जिसको देश तोड़ने वाली विचारधारा कहते हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। हम उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े। कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। साथियों, आपने देखा गुजरात से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया जाता। गिरफ्तार इसलिए क्योंकि एक बड़ी सभा में, जलसा में एक शेर पढ़ते हैं, और शेर वो भी क्योंकि उस शेर में सिर्फ जो लफ्ज़ है वह कुत्ता आ जाता है। क्योंकि उससे पहले वो फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात करते हैं, वह सीरिया के मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भारतीय मुसलमान और भारत में जो हो रहा है उस पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ सरदार गिन्नी सहनी जी हैं, तमाम मुद्दों पर बात रखते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और खुलकर बात रखते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से सलमान अजहरी को एटीएस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद देख रहे हैं कि पूरे भारत में मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी क्या राय पूरे मामले में? देखिए, विरोध प्रदर्शन नहीं, हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। शब्दों का चयन बढ़िया कीजिए। आज आप कह रहे हो कि विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं, हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप एक बात छोटी सी बताइए, अगर हम सीरिया की बात करते हैं, हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं और यहाँ की सरकार हमें उठा लेती है तो सवाल खड़े होंगे। अगर आप ये मानते हो कि मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी संविधान के हिसाब से जायज है तो हमारे कुछ क्रॉस क्वेश्चन है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जिन लोगों ने बोला था जंतर मंतर से कि मैंने 40 मुसलमानों को मारा है, किसके बयान थे ये? महामंडेश्वर साहब, एक संत का बयान था कि मैंने 40 मुसलमानों को मारा है। छाती पीट पीट के बोला, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और ठाकुर साहब जैसे लोग बोलते हैं, नाम क्या लेना, सब लोग जानते हैं, हिमाचल के ठाकुर साहब जब बोलते गोली मारो सालों को, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? और जब दिल्ली का एक सांसद बोलता है आज संसद के अंदर मुसलमान को क्या बोलता है? ए आतंकवादी, ए पाकिस्तानी, ए कटुए, ए मुल्ले, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। और राहुल गांधी अगर सवाल पूछ ले अडानी अंबानी पे तो उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज नहीं, आप इस देश को समझो, ये भड़काना नहीं है, ये भड़काना नहीं है, ये तो सरेआम मुसलमानों को चेतावनी देना, घरों से निकलो, आओ पाड़ लो, क्या पाड़ोगे? आपको वो दिन याद है 2019 का, जब आपको पता होगा कि इतने बड़े मंच से साधु संतों ने हुंकार भरते हुए क्या बोला था? जानते हो क्या बोला था? कि मुसलमानों की बहन बेटियों को कब्रों से बाहर निकालो, उनके बलात्कार करो। मतलब आप कब्रों से निकाल करके मुर्दों से बलात्कार करने की बात करते हो और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, आपके FIR नहीं होती। आप मानवीय जो एक सही मायने में संवेदनाएं होती हैं उनका कत्ल करते हो, कोई नहीं होता, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं आता। अरे मुर्दों से बलात्कार करने की, बहन बेटियों पे नियत रखने की बात करते हो। कहां तुम्हारा दीन, कहां तुम्हारा धर्म, कहां तुम्हारा ईमान? और टी राजा जैसे लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर बोलते तेरी माँ की, तेरी बहन की, और वो सस्पेंड करने से क्या होता है? गिरफ्तार करते, बंद करते, जेल में लेके जाते, रिमांड पे लेके जाते, जैसे मुफ्ती साहब को रिमांड पे लेके गए। तो इनको क्यों लिया? आपको क्या लगा? हाँ, तो यही वाली बात आपने सवाल करा, इसलिए लिया क्योंकि मुफ्ती साहब के सर के ऊपर एक मुसलमान टोपी है, उनकी दाढ़ी है और उनकी मूंछ नहीं है। वो आज इस्लाम की बात करते हैं, आज वो अपने धर्म की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी को गवारा नहीं होगा। आज हमारे देश के अंदर जो माहौल बन चुका है वो एक तरफा बन चुका है कि जो मैंने आपको 5 एग्जांपल दिए, अगर आज की डेट में संविधान के हिसाब से, मैं संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अगर संविधान के हिसाब से मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी जायज है तो टी राजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठाकुर साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
प्रज्ञा ठाकुर जो बोलते हैं कि छुरियां तेज करके घर में रखो, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? संसद के अंदर बडूडी साहब इतना बड़ा बयान दे देते हैं कि पाकिस्तानी या मुल्ले कटवे, उनको संसद से नहीं निकाला जाता, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महामंडेश्वर बोलता है कि मैंने इतने सारे मुसलमानों को मारा है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, घूमते हैं समाज में, क्यों नहीं? आपको क्या लगता है इन लोगों की क्यों नहीं हुई? उनकी गिरफ्तारी ना होने का सिर्फ एक ही रीजन है, अगर आप देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पे कायम होके कुछ भी कर जाओगे तो आपको कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। और अगर आज संविधान की बात करोगे, आप एक बात बताइए, आप संविधान की बात करते हो, राजस्थान में इनकी सरकार है, दलित बस्ती के अंदर घुस करके दबंगइयों ने डंडों से लाठियों से दलितों को पीटा है। आपको वीडियो दूंगा, लगाना साथ में, घर में घुस घुस के मारा डंडों से, कोई सुनने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। मुस्लिम बहनों को हिजाब के ऊपर बोला जाता है कि हिजाब स्कूल के अंदर बंद कर दो, फलाना कर दो, ढिमकना कर दो। अरे भैया, जिसका जो कल्चर है उसको निभान दो ना। और जिस राजस्थान में आप ये बात कर रहे हो, उस राजस्थान में हमारी राजस्थानी बहनें यहाँ तक घूंघट रखती हैं। किस किस का घूंघट रखोगे बताओ? अगर आपको हिजाब से दिक्कत है तो आपको घूंघट से प्यार क्यों है? क्योंकि वो हिजाब मुसलमान बहन के है और घूंघट हिंदू बहन के है। इतने बड़े बड़े घूंघट वो भी तो रखती हैं। तो आप ये बात समझो, आपको हिजाब से दिक्कत क्यों होनी चाहिए? लेकिन ये कानून और कोर्ट की बात अब अलग है, क्योंकि वो फैसला जो भी सुनाती है, लेकिन मीडिया तो यहाँ पहले ही फैसला सुना देती है, जहरीला अजहरी। आज की डेट में न्यायालय कोर्ट कचहरी में फैसले नहीं होते। आज की डेट में फैसले करते हैं अनीश देवगन जैसे लोग, सुरेश चढ़ांकड़े जैसे लोग, जो मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर एक सूअर की शक्ल लगा देते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूं कि अगर मुफ्ती साहब, मैं कहता हूं दोषी भी हैं, मैं कहता हूं उन्होंने जुर्म भी किया, संविधान के हिसाब से कुत्ता कहना बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, अगर जो लोग ये मानते हैं, तो क्या आप एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा सकते हो? आपको ये इजाजत देता है कोई? कौन देता है? आप मुसलमानों की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हो, आप मुसलमानों को प्रवोक कर रहे हो सीधा सीधा कि देश में दंगों का माहौल बने। आज देश में दंगे तो मीडिया भड़का रहे हैं। नेशनल मीडिया पे बैठ करके आप एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा दोगे तो जो इमाम बैठे मस्जिदों के अंदर, क्या वो लोग नहीं बरसेंगे? क्या उनके अंदर हुंकार नहीं भरी जाएगी? ये गलत हो रहा है। तो आज की डेट में हमारे से सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नेशनल मीडिया के पत्रकार सुरेश चढ़ांकड़े ने जो इतनी बड़ी जुर्रत की है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? फोटो वाली बात है, उन्होंने असम की बात दोहराई कि असम में क्या हुआ था, एक शेर पढ़ा है, कविता उन्होंने, कि असम में क्या हुआ था आपने देखा नहीं, गुजरात में क्या हुआ था। मतलब खुलेआम धमकाया जा रहा है एक नेशनल चैनल पर आकर। धमकाया नहीं जा रहा जी, उनको छूट मिली हुई है, उनको पैसे इस चीज का मिलता है। आज कुत्ते को बोटी फेंकते कुत्ता उछलता है ना, आज यही हमारे देश की गोदी मीडिया की हालत है। चंद नोटों पे इन्होंने ईमान बेच दिया। पत्रकारिता का असली धर्म होता था कि जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसकी आवाज को बुलंद करना। जैसे अगर आज हम समाज में किसी की आवाज उठाते हैं तो ये पत्रकारिता का धर्म है कि आप देश की आवाज उठाओ, देश के मुद्दों पे बात रखो। पर नहीं, आपको तो सिर्फ मंदिर पे जाना है, आपको मस्जिद में जाना है, आपको ज्ञानवापी का मुद्दा उठाना है, आपको राम मंदिर का मुद्दा उठाना है, और रोज देश के अंदर डिबेट के मुद्दे ढूंढ के लाते हैं जिसपे हिंदू मुसलमान होता है। फिर लोग मुझे कहते सरदार जी आप तो मुसलमानों का पक्ष रख रहे हो। भैया मैं मुसलमानों का पक्ष नहीं रख रहा, मैं देश के संविधान का पक्ष रख रहा हूं। मुझे जो गलत होता दिखेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। आज हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। आप देश को तोड़ने की बात करो, हम कैसे टूटने देंगे देश को? इस देश के लिए मुसलमानों ने भी अपना खून बहाया है, सिखों ने भी अपना खून बहाया है, हिंदुओं ने भी अपना खून बहाया है। अगर किसी ने नहीं बहाया तो वो संघियों ने नहीं बहाया, जिनकी आज सरकार है, जो शासन पे बैठ करके संघी मौज ले रहे हैं। पर आज जो हिंदू मुसलमान और सिख का खून मिट्टी में मिला हुआ है, उसकी आज हमारे देश के अंदर ये तिरंगा डरा हुआ कोई किसी से नहीं होता। और भारत का मुसलमान हो या कहीं का भी मुसलमान हो, मुसलमानों से हम जितने भी वाकिफ होते हैं उनका एक ही कहना होता है कि अगर हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, उसके सिवा हमारी गर्दन उड़ा दो हम तब भी नहीं डरते। तो आज की डेट में ये डर वर की बात नहीं है, बात हो रही है मुद्दे की, संविधान की। आप संविधान से देश चलाओ, कोई मना नहीं कर रहा। आप एक विचारधारा से देश चलाओगे, सवाल होंगे। संविधान जो मुफ्ती जी पे लागू होता है वो ड्योढ़ी जी या प्रज्ञा ठाकुर इन लोगों पे लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनको तो परमिशन दी गई है। अगर वो ऐसे बयान, आपको क्या लगता है कि एक मुफ्ती साहब का बयान मुसलमानों को एकजुट करे ना करे, 80 करोड़ जो इनके समर्थन में लोग हैं उनको एकजुट कर देता है। आज की डेट में ओवैसी साहब एक बयान देते हैं ना, उससे मुसलमानों को फायदा नहीं होता, उससे हमारे देश की सरकार को फायदा होता है। हमें तो कई बार ऐसे लगता है कि सरकार के कुछ बंदे जो मौलाना जाते टीवियों में डिबेट करने के लिए, हमसे भी डिबेट करते हैं, हमें तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार से मिले हुए हैं। मैं आपको इतनी क्लियर बात बोल रहा हूं, क्योंकि उनके बयान ऐसे होते हैं कि उनके बयान में इस्लाम छोटा दिखता है और हमारे देश की सरकार बड़ी दिखती है। और
रही है, कोई बात हो गई? लेकिन जैसे आपने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी को दूसरे शब्द में तानाशाही कहा जाता है। तो बिल्कुल तानाशाही, अरे तानाशाही तो आपको दिख ही रही है। 700 किसान शहीद हो गए, तब सरकार ने अपने फरमान वापस नहीं लिए। आज लोग कहते हैं तुगलकी फरमान जो होते हैं, इतना फेमस है तुगलकी फरमान, तो आज तुगलकी फरमान तो इस सरकार के हैं। आज इस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? अब दोबारा 13 फरवरी को हम बैठने जा रहे हैं, अब दोबारा किसान संगठन आ रहे हैं निकल करके 13 फरवरी को, तो ये कहते हैं 16 तारीख से भैया आचार संहिता लग जाएगी, देश में निकलने नहीं देंगे, हम वो माहौल नहीं बनाने देंगे। आज ईवीएम जब तक देश में जिंदा है, ये सरकार जिंदा है। तोते की जान, तोते की, मेरी बात सुनो, राजा की जान तोते में थी ना, तोते का गला दबाया, राजा मर गया। आप ईवीएम का गला घोट दो, ये सरकार अपने आप खत्म हो जाएगी। मुफ्ती साहब, हम बात करेंगे क्या रिहाई के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे, उनके हक की आवाज के लिए, या जो उन पे जो कार्रवाई हुई, क्या जो अदर लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, साधु संत हैं, कुछ साधु संत जिस तरह के बयान देते हैं, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या रिहाई होने की तो दोनों की होनी चाहिए? आपने बोला आवाज उठाओगे, तो आपके इश्क की बातें तो मैं कर नहीं रहा भाई जी, है नहीं बात? तो ये आवाज उठाना ही होता है। यहाँ हम प्यार मोहब्बत की बात तो कर नहीं रहे, हम आपसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम आपसे बात तो कर नहीं रहे कि जाने मन कैसी है तू मेरी स्वीट हार्ट। जब हम बात करें मुफ्ती साहब के बारे में, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि आवाज नहीं उठा रहे? ये भी तो कहते हैं सरदार जी को क्या हो गया कि मुसलमान के साथ खड़े हो गए? सरदार जी मुसलमान के साथ खड़े हो, सरदार जी संविधान के साथ खड़े हो, ये हमारा फैसला है। सरदार जी देश के संविधान के साथ खड़े हैं, सरदार जी तिरंगे झंडे के साथ खड़े हैं, सरदार जी भाईचारे के साथ खड़े हैं। सरदार जी उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े जिसको संघी विचारधारा कहते हैं, जिसको देश तोड़ने वाली विचारधारा कहते हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। हम उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े, हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जिसका खून बहाने के लिए हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराने के लिए पूरा का पूरा जतन पतन करके देश को आजाद कराया। हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं, और वो विचारधारा एक ही है, देश को जोड़ने वाली। आखिरी सवाल ये है कि उस कविता में, उस शेर में आपको क्या आपत्ति लगी? हमें तो उस कविता में ये सुनने को मिला था कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। तो हमें तो इसके अंदर कुछ दिखा ही नहीं। आज कुत्ता बंदा सोच रहा है कि मुझे कुत्ता बोल दिया। आज आप अपने आप क्या जोड़ लोगे यार? जिस बंदे ने बयान देते हुए ये बोला कि सीरिया में ये हो रहा है, इजराइल में ये हो रहा है, फिलिस्तीन में ये हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि एक आदमी जिन मुद्दों की बात कर रहा है, तो उस बयान को वहीं से तो जोड़ोगे। अगर मैं अभी इजराइल की बात करूं, मैं सीरिया की बात करूं, मैं फिलिस्तीन की बात करूं, उसके बाद मैं ये डायलॉग मार दूं, तो नेचुरल सी बात है ये डायलॉग मैंने वही के लिए मारा। मेरे को इससे राहत इंदौरी साहब का एक मुशायरे का किस्सा याद आता है। राहत इंदौरी साहब ने बोला, एक दिन मुशायरे में हमने बोल दिया कि सरकार चोर है, और हमको उठा लिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमको उठा लिया गया, और हमसे पुलिस वाले ने पूछा कि जनाब आपने बोला है कि आपको उठा के लाए हैं क्योंकि आपने बोला है कि सरकार चोर है। तो उसके बाद राहत इंदौरी साहब कहते हैं, आप ये कैसे साबित करोगे कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, ब्रिटानिया की सरकार चोर है, अफगानिस्तान की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, कहां की सरकार चोर है? तो पुलिस वाला मुस्कुरा के बोलता है, क्या हमें नहीं पता कहां की सरकार चोर है, पर आप ये समझो कि राहत इंदौरी साहब के ऊपर मुकदमा नहीं बना था, क्योंकि उन्होंने अपना क्लियरेंस दे दिया कि आप ये साबित नहीं कर सकते हमने बोला सरकार चोर है। आप एक शायर को पकड़ नहीं सकते जनाब, शायर के साथ शब्दों का खेल शायर जेब में लेके घूमता है। और मुफ्ती साहब एक शायर आदमी है, उन्होंने शायरी के अंदाज में जो बात बोली है ना, अगर उन्होंने पहली बात तो भारत के लिए बोली नहीं, पर अगर उन्होंने यहाँ के लिए बोली भी होती, एक बार को जुर्म ही किया होता, तब भी वो अपनी बात को गलत साबित कर देते कि मैंने तो यहाँ के लिए बोला नहीं, आप तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप पहली बात उन्होंने बोली नहीं, पर अगर बोल भी नहीं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। इन सारी बातों से क्या पता लगता है? इन सारी बातों से ये पता लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर ये तानाशाही और नहीं चलेगी। 2024 के अंदर इनका तख्ता पलट करने के लिए भारत का बच्चा बच्चा घर से निकलेगा और जय हिंद के नारे लगाता हुआ सब लोगों को आगाह करेगा कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, भाईचारा खतरे में है। और जो ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को कब्रों से निकाल के बलात्कार करो, आप उस बयान को सोचो, कितना शर्मिंदा वाला बयान है। तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, टी राजा की गिरफ्तारी नहीं होती, ठाकुर साहब की गिरफ्तारी नहीं होती, पर एक मुफ्ती की गिरफ्तारी होती कुत्ता बोलने पे। तो आज हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है, इस बात से शर्म आती है कि देश का संविधान न्याय नहीं कर रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सरदार जी कह रहे हैं कि देश का जो संविधान है वो न्याय नहीं कर रहा है। आप तमाम बातों से क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये संविधान की बात हो रही है, हक की आवाज उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।